नमस्कार साथियों, हम लोग नवजीवन कैंपस की तरफ से एक रिवीजन क्लास जो है वह लेकर के आए हैं और जो 67वीं बीपीएससी दोबारा होने वाला है उसमें आपको यह बहुत काम देगा। जैसे हिस्ट्री बिहार भी शामिल अगर कर दिया जाए तो 40 क्वेश्चन, साइंस का 30 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स का 30 क्वेश्चन, यह अगर हम लोग तैयारी कर लेते हैं तो 100 क्वेश्चन। सहायता देने के लिए अगर पॉलिटी पढ़ लेते हैं तो 10-12 क्वेश्चन वह भी आ जाता है। तो इसको हम लोग रिवीजन क्लास के रूप में बहुत जल्दी से समाप्त करने का प्रयास आप लोगों को करेंगे और जो मुख्य क्वेश्चन बनता है वह हम लोग आपको बतलाएंगे और निश्चित रूप से आप जब परीक्षा में जाएंगे, जो परीक्षा होगी उसमें आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। तो यहाँ प्राचीन भारत का इतिहास रिवीजन क्लास लिखा हुआ है, नवजीवन कैंपस आप यहाँ देख सकते हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। अब जैसे यहाँ आप देख सकते हैं हिस्ट्री, यही जो है हम लोगों को शुरुआत में यहाँ करना है। रिवीजन क्लासेज टाइम है 7 से 8:30 बजे तक और प्राचीन से यहाँ शुरू करेंगे। चूंकि प्राचीन फिर मध्यकालीन आधुनिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है तो वह भी हम लोग यहाँ पर कवर कर लेंगे। इसके बाद यह बायोलॉजी, रोशन सर जो है यहाँ बायोलॉजी भी पढ़ाएंगे और यह भी हम लोग तेजी से चलेंगे क्योंकि रिवीजन क्लास है और आपको एक मेमोरी ताजा हो जाए, याद हो जाए, उसके लिए हम लोग इस क्लास को लेकर के आए हैं। तो यहाँ शुरुआत हम लोग कर रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास से। तो यह मेरे बुक में भी दिया हुआ है, अगर आप लोगों के पास होगा तो, प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास को अगर हम लोग अध्ययन की सुविधा के लिए बांटे तो 3 भागों में बांट सकते हैं। जैसे आप यहां देख रहे हैं, यह प्रागैतिहासिक काल है, आदि ऐतिहासिक काल है और ऐतिहासिक काल है। तो प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें कोई लिखित सामग्री हम लोगों के पास नहीं है और एनसीईआरटी के अनुसार मानव सभ्य भी पूर्ण रूप से नहीं बना था। उसी काल को आदि ऐतिहासिक काल की संज्ञा दी गई है, जैसे हड़प्पा सभ्यता के पूर्व का काल। उसके बाद यह आदि ऐतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक काल यहां लिखा हुआ है, जो ऐसा काल जिसका लिखित साधन उपलब्ध नहीं है और मानव पूर्ण रूप से सभ्य नहीं बना था, उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पूर्व का काल है। उसके बाद यह है आदि ऐतिहासिक काल। तो इससे परीक्षा में प्रश्न जो है वह पूछा जाता है। जैसे यहां आप देख सकते हैं आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक एरा। तो आप लोग जानते होंगे कि वैसा काल जिसमें लिखित साधन मिला है लेकिन उसका अर्थ अभी तक नहीं निकाला गया, यह तो बीपीएससी में पूछा भी गया है। उसी काल को आदि ऐतिहासिक काल की संज्ञा जो है वह दे दिया गया है। तो प्रागैतिहासिक काल जिसमें लिखित साधन है ही नहीं, इसमें लिखित साधन मिला और उसका अर्थ हम लोग अभी तक नहीं निकाल सके हैं। उदाहरण है हड़प्पा सभ्यता का काल। तो यह आपको याद रखना है, जैसे यहाँ बोल्ड में लिखा हुआ है, इसका मतलब है यह महत्वपूर्ण पॉइंट है। हड़प्पा सभ्यता का काल आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत माना जाता है। यह पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता को निम्नलिखित में से किस काल के अंतर्गत रखेंगे, तो आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखेंगे। उसके बाद है तीसरा ऐतिहासिक काल, वैसा काल जिसमें लिखित साधन मिला है, उसका अर्थ भी निकाल लिया गया और मानव पूर्ण रूप से सभ्य भी बन गया था, वैसे काल को ऐतिहासिक काल की संज्ञा दी गई है। इसकी शुरुआत भगवान बुद्ध के काल से माना जाता है, अर्थात 600 ईसा पूर्व से इसकी शुरुआत जो है वह माना जाता है। अब हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास का स्रोत, यह पहला चैप्टर हम लोगों का हो जाएगा। यह ऐसा चैप्टर है जो आगे हम लोग चलेंगे तो लगभग संपूर्ण अध्यायों से जुड़ा हुआ है, मतलब एक आधार इसको मान सकते हैं। आधारभूत वाला चैप्टर प्राचीन भारत के इतिहास का स्रोत। तो पहला क्या है, पुरातात्विक स्रोत है। दूसरा क्या है, साहित्यिक स्रोत है। तीसरा क्या है, विदेशी स्रोत है या विदेशियों का यात्रा वृत्तांत इसको कह सकते हैं। तो यह सब यहाँ पर दिया हुआ है।
कि पुरातात्विक स्रोत में क्या शामिल करेंगे? अभिलेख, मूर्तिकला, चित्रकला, सिक्का, भवन एवं स्मारक। साहित्यिक स्रोत, इसको दो भागों में बांट दिया गया, एक है धार्मिक ग्रंथ और दूसरा है धर्मेतर ग्रंथ या लौकिक ग्रंथ भी इसको कहते हैं, धर्म से इतर। अब धार्मिक ग्रंथ में यहां पर अगर हम लोग देखें, इसका विभाजन करें तो पहला क्या हो जाएगा? ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, दूसरा बौद्ध धर्म ग्रंथ, तीसरा जैन धर्म ग्रंथ। यहां पर धर्मेतर या लौकिक ग्रंथ में कुछ पुस्तक का नाम रहेगा और लेखक का नाम दिया जाएगा। बीपीएससी के एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन बैंक होगा तो देखेंगे 2-3 क्वेश्चन पुस्तक और लेखक से डाल दिया जाता है, तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यही विभाजन है। अब इसमें आगे हम लोग देखेंगे पुरातात्विक स्रोत। जैसे यहां पहला शुरुआत हम लोग कर रहे हैं पुरातात्विक स्रोत, और जो हम लोगों ने पीछे देखा था पुरातात्विक स्रोत में, तो पहला हम लोगों का क्या था? अभिलेख। यह एक महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है, अभिलेख, और इसके अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं, जो परीक्षा में आ चुका है। देखिए यहां एपिग्राफी या अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। भारत में जो सबसे प्राचीन सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, उसके अभिलेख को अभी तक पढ़ा नहीं गया, उद्वाचन योग्य नहीं है। यही विकल्प में दिया गया बीपीएससी के क्वेश्चन में, तो यहाँ है हड़प्पा सभ्यता। तो भारत में सबसे पहले किसके अभिलेख को पढ़ा गया? तो हम लोग जानते हैं कि अशोक के अभिलेख को पढ़ा गया सबसे पहले। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के अभिलेख को पढ़ा था, जो यहाँ लिखा हुआ है जेम्स प्रिंसेप 1837, जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। कभी कठिन करेगा तो पूछ देगा जेम्स प्रिंसेप ने जो अभिलेख पढ़ा वह किस लिपि में था? तो ब्राह्मी लिपि में था। अब यहाँ अशोक के अभिलेख को लिखा किसने? पढ़ा जेम्स प्रिंसेप ने, तो लिखा है चापड़ ने। तो यह भी याद रखिएगा, यह यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। बीपीएससी में क्वेश्चन जो है कभी कभी उठा करके रख दिया जाता है ज्यों का त्यों। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। अधिकांश पूछ दे तो ब्राह्मी लिपि में, लेकिन इसके साथ ग्रीक भी है, अरमाइक भी है, खरोष्टी भी है। इस लिपि का भी प्रयोग अशोक के अभिलेख में किया गया है, मतलब चारों लिपि का प्रयोग है। भाषा अगर पूछा जाए तो अशोक के अभिलेख की भाषा जो है वह प्राकृत भाषा या अर्धमागधी भाषा के नाम से हम लोग जानते हैं। यह समझने के लिए है कि ब्राह्मी लिपि परंपरा के अनुसार माना जाता है, धार्मिक परंपरा के अनुसार, कि भगवान ब्रह्मा जो थे इसके जनक थे, जो बाएं से दाएं लिखा जाता है। खरोष्टी लिपि उल्टा हो जाएगा, या दाएं से बाएं लिखा जाता है। अरमाइक लिपि से इसका जन्म जो है वह माना गया है। यहां पर लिखा हुआ है जो अभी हम लोग चर्चा किए, अशोक के अभिलेख प्राकृत नहीं देगा तो अर्धमागधी दे देगा, अर्धमागधी भाषा में लिखा गया है। अब यहां पर मैंने शामिल किया है कुछ अभिलेख का नाम और संबंधित शासक। आप देख सकते हैं यहां पर यह अभिलेख का नाम है और यहां संबंधित शासक। तो ऐसे ही पूछा जाता है, जैसे उदाहरण प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति से किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। इसी में पूछ दे कि प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन था? हरिसेन। हरिसेन जो थे इनके दरबारी कवि थे और इन्होंने ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना किया था। तो यह कुछ अभिलेख निश्चित रूप से ध्यान में रहना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए, परीक्षा में पूछा जाता है। एहोल अभिलेख, तो पुलकेशिन द्वितीय, यह पुलकेशिन द्वितीय जो है चालुक्य वंश के शासक थे और उन्हीं के बारे में यह उल्लेख करता है। हाथी गुम्फा अभिलेख खारबेल, यह जो है चेदी वंश का शासक था। चेदी वंश जो है वह कलिंग में स्थित था और काफी शक्तिशाली शासक माने गए हैं खारबेल, और उन्हीं से यह संबंधित है। गिरनार अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। वैसे गिरनार अभिलेख 3 और शासक से भी संबंधित है, लेकिन सबसे ज्यादा इनसे, इसलिए रुद्रदामन का यहाँ नाम जो है वह दिया गया है। यह शक वंश के शासक थे। अब यह मान लीजिए कि यह गिरनार है, तो यहाँ रुद्रदामन का भी उल्लेख है, यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य का भी, अशोक का, और गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त।
इसका भी उसमें उल्लेख किया गया, लेकिन ज्यादा जो है रुद्रदामन के बारे में वर्णन किया गया है, तो यह आपको ध्यान में रखना होगा। मेहरौली का लौह स्तंभ, अगर आप दिल्ली जाएंगे तो यह अभी भी इसी तरह से स्पष्ट रूप में वहां पर धरोहर के रूप में सुरक्षित है। चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से यह संबंधित है। इसी मेहरौली लौह स्तंभ पर चंद्र शब्द जो है अंकित किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि यही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित यह है। तो यह ऊपर वाला काफी महत्वपूर्ण है। मंदसौर अभिलेख, ये तो बीपीएससी में नहीं पूछा है, लेकिन कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित है। मधुबन और बांसखेड़ा, यह हर्षवर्धन से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में यह है मधुबन एवं बांसखेड़ा। वह भारत के संदर्भ में है या विदेश के संबंध में? विदेशों से भी अभिलेख जो मिला है, उससे भी हम लोगों को प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी जो है वह प्राप्त हो जाता है। यह बीपीएससी में पूछ दिया गया है, 39वीं बीपीएससी। बोगाजकोई अभिलेख, मध्य एशिया से यह प्राप्त हुआ है। इसको संधि पत्र अभिलेख भी कहते हैं। 1400 ईसा पूर्व का यह अभिलेख है और इसमें वैदिक देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए, यह ऐसा अभिलेख है ना जो स्पष्ट कर देता है कि आर्य लोग मध्य एशिया से चले और सर्वप्रथम कहाँ रुके, तो ईरान में। अगर परीक्षा में पूछ दे कि सर्वप्रथम कहाँ रुके थे, तो ईरान में। और यहाँ से यह दो भागों में बट गए, एक चले गए पूरब और एक चले गए पश्चिम। पूरब की तरफ जो आए उन्होंने आर्य संस्कृति को जन्म दे दिया। वैदिक देवताओं का उल्लेख किया गया है। इंद्र हैं, वरुण हैं, मित्र और नासत्य। नासत्य को अश्विन भी कहते हैं। तो यही विकल्प में दे दिया जाएगा, एक इसमें से हटा दिया जाएगा, दूसरा डाल देगा, मान लीजिए अग्नि लिख देगा और पूछा जाएगा कि बोगाजकोई अभिलेख में किस वैदिक देवता का उल्लेख नहीं किया गया है, तो यह 4 देवता का उल्लेख इसमें किया गया है, ध्यान में रहना चाहिए। इसके बाद बेसनगर का गरुड़ स्तंभ, यह महत्वपूर्ण है। यह अभिलेख जो मध्य प्रदेश में स्थित है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह यूनानी शासक हेलियोडोरस से संबंधित है, जिसने भागवत धर्म को अपना लिया, भारतीय धर्म को अपना लिया। यह बहुत बड़ी बात है। और इस उपलक्ष्य में इसने बेसनगर को विदिशा भी कहते हैं। तो यहां लिखा हुआ है विदिशा, प्राचीन नाम विदिशा है। तो पूछा जाएगा किससे संबंधित, तो हेलियोडोरस से संबंधित, तो यह ध्यान में रखिएगा। उसके बाद पर्सिपोलिस और बहिस्तून अभिलेख। पर्सिपोलिस ईरान की यह प्राचीन राजधानी है और उसी स्थान पर एक और अभिलेख है जिसका नाम है बहिस्तून अभिलेख। इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारत पर सबसे पहले ईरानियों ने आक्रमण किया था और उसके बाद यूनानियों ने। डेरियस प्रथम का नाम आता है जो यहाँ दिया हुआ है, या दारा प्रथम भी इसको कहते हैं। इसी ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था। इसी मार्ग को अपना करके बाद में सिकंदर महान भी भारत की तरफ आक्रमण करते हैं। तो पहला ईरानी लोगों ने आक्रमण किया, उसके बाद जो है यूनानी लोगों ने आक्रमण किया। तो यह अभिलेख से हम लोगों को स्पष्ट रूप से पता चल जाता है। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, सर्वप्रथम ईरानियों ने आक्रमण किया, इसके बाद यूनानियों ने। अब दूसरा स्रोत पुरातात्विक में हम लोगों का है मूर्ति कला। तो हम लोग जानते हैं कि मूर्ति कला का विकास जो है या जन्म जो है, जो सबसे प्राचीन सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता से ही शुरू हो गया था। जैसे मोहनजोदड़ो से मिली है कांसे की नृत्य करती हुई मूर्ति, तो वहीं से शुरुआत होता है। और मौर्य काल में भी इसका विकास हुआ, लेकिन सबसे अधिक विकास जो है वह गुप्त काल में जाकर के हो जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है हड़प्पा सभ्यता से ही मूर्ति कला का निर्माण शुरू हो गया था और सर्वाधिक विकास जो है वह गुप्त काल में दिखलाई पड़ता है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ तो मूर्ति कला के अंतर्गत जैसे गंधार कला, यह बीपीएससी में पूछ दिया गया है। पाकिस्तान में वर्तमान में यह स्थित है और गंधार 16 महाजनपद में भी शामिल था, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। और वहीं पर कौटिल्य ने जन्म भी लिया था, अध्ययन भी किया था। आगे चल करके तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्राचार्य भी वह बने हुए थे। तो गंधार के क्षेत्र में इसका जन्म हुआ, विकास हुआ, इसलिए गंधार कला नाम पड़ गया। क्वेश्चन पूछा गया है
हिंद यूनानी के मिश्रण से जिस कला का जन्म हुआ उसको गंधार कला के नाम से जानते हैं। यह बोल्ड किया गया, इसका मतलब है कि यह स्पष्ट है। बीपीएससी में यह भी पूछा गया है कि भगवान बुद्ध की मूर्ति सर्वप्रथम किस कला के अंतर्गत बनाया गया, तो सर्वप्रथम गंधार कला के अंतर्गत बनाया गया था, जो यूनानी देवता अपोलो के समान मिलता जुलता है। उसके बाद है मथुरा कला। मथुरा के क्षेत्र में जन्म हुआ, विकास हुआ, इसलिए मथुरा कला नाम पड़ गया। यह पूर्ण रूप से देसी कला है और गंधार कला जो है वह विदेशी कला में शामिल किया जाता है। उसके बाद है चित्रकला। चित्रकला से भी हम लोगों को सभी अवस्थाओं के बारे में, उस समय के चित्रकारी के बारे में, उस समय के कलाकार के बारे में, उस समय की सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। इसमें हम लोग शामिल करेंगे अजंता, एलोरा, एलिफेंटा और बाघ की चित्रकला। जैसे अजंता की चित्रकला, तो हम सभी लोग जानते हैं कि यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में स्थित है। प्रारंभ में इसमें कुल 29 गुफा थे, जैसे यहां लिखा हुआ है 29 गुफा, लेकिन वर्तमान में कितने गुफा सुरक्षित है? मात्र 6 जो जुड़वा हैं, 1, 2, 9, 10, 16, 17। इसमें 16, 17 गुप्तकालीन जो है माना गया है। देखिए, ध्यान देने की बात है कि अगर पूछ दे प्रारंभ में इसका निर्माण किसने कराया, तो सातवाहन हो जाएगा, सातवाहन वंश के शासकों ने, अगर पूछ दे तब। लेकिन इसका सबसे अधिक विकास किस काल में हुआ, तो गुप्त काल में। इसलिए विकल्प में अधिकांशतः गुप्त काल जो है वह दिया जाता है। बौद्ध धर्म की एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जातक, तो इसी कथाओं पर यह चित्रकला जो है बनाया गया है, जो बौद्ध धर्म की महायान शाखा को प्रदर्शित करता है। जो यहाँ लिखा हुआ है, गुफा संख्या 16 जो है मरणासन राजकुमारी का चित्र है। आप जाएंगे वहां तो देखेंगे मरणासन राजकुमारी, भगवान बुद्ध अपने किसी भी परिवार के सदस्य को नहीं बताए और आधी रात को चुपके सन्यासी बनकर के निकल जाते हैं। पत्नी यशोधरा का स्थिति मरणासन की हो जाती है, तो वहीं यहाँ चित्रांकन किया गया है। गुफा संख्या 17 में माता और शिशु का चित्र करुणा का भाव प्रदर्शित करता है, जो हम लोग देखेंगे तो अपने आप जो है दया वाला बात उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा चित्र बनाया गया, इसलिए इसको चित्रणशाला भी कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं एलोरा की चित्रकला। यह भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में स्थित है। प्रारंभ में 43 गुफा था। 1990 में जब इसका उत्खनन हुआ तो 28 गुफा और मिल गया, तो वर्तमान में 71 गुफा यहाँ पर है। परीक्षा में सीधे पूछेगा एलोरा का संबंध किससे, तो यह राष्ट्रकूट वंशों से संबंधित है, यह आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, जो यह किस धर्म से संबंधित है, तो सनातन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तीनों धर्म से यह संबंधित है। और एलोरा की, अजंता की, तो वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह तीनों धर्म से संबंधित। उसके बाद एलिफेंटा की चित्रकला। आप मुंबई जाएंगे तो मुंबई बंदरगाह से 9 किलोमीटर की दूरी पर यह अरब सागर में जो है वह स्थित है, एक द्वीप के रूप में। पुर्तगाली लोग यहाँ गए थे शिकार खेलने के लिए, तो यहाँ पर एक बहुत विशाल हाथी की मूर्ति देखा, इसलिए इसका नाम रख दिया एलिफेंटा। और पहले इसका नाम था धारा नगरी। इसका प्राचीन नाम जो था वह धारा नगरी था और पुर्तगालियों ने इसका नाम एलिफेंटा रख दिया। यह भी राष्ट्रकूटों के द्वारा बनाया गया है और यह शैव धर्म से संबंधित है। तो यहाँ चेंज हो रहा है, यह तीनों धर्म से हो गया और यहाँ पर यह शैव धर्म से संबंधित माना गया है। इसके बाद है बाघ की चित्रकला। यह मध्य प्रदेश में है। बाघ नामक एक छोटा सा गांव, नर्मदा की एक छोटी सहायक नदी बाघ नदी, उसी के किनारे यह मिला, इसलिए इसका नाम रख दिया गया बाघ की चित्रकला। कुल 9 चित्रकला के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं और यह भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म में अगर पूछ दे तो बौद्ध धर्म के महायान शाखा से यह संबंधित है। तो चित्रकला के अंतर्गत हम लोग इतनी तथ्य को शामिल कर सकते हैं। इसके बाद यह लिखा हुआ है, यह बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। उसके बाद सिक्कों से भी हम लोगों को राजनीतिक हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, कला के बारे में हो, राजा के बारे में हो, सब चीज जानकारी हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। तो सिक्का को यहाँ शामिल किया गया है, आप देख सकते हैं। सिक्का के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स के नाम से हम लोग जानते हैं।
भारत में अगर सबसे पहले सिक्का की हम लोग बात करें जो मिला, वह चांदी का एक टुकड़ा था जिसको आहत सिक्का कहा गया। यहां देखिए आहत, पंच मार्क, मैंने चांदी का एक टुकड़ा लिया, उस पर पंच कर दिया, इसलिए नाम पड़ गया आहत सिक्का। लेकिन इस पर कोई तिथि नहीं है, किसी शासक का नाम नहीं है, तो स्पष्ट नहीं हो पाता है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि 600 BC में इस सिक्के का निर्माण जो है वह किया गया था, यहां पर दिया हुआ है। साहित्य में इसको क्या कहा गया, आप केसी श्रीवास्तव की पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, साहित्य में आहत सिक्का को करसापन कहा गया है। इस पर पेड़ पौधे, चंद्र, सूर्य आदि की आकृति जो है वह अंकित किया गया है। अब यहाँ पर भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का हिंद यूनानी ने जारी किया। यह एक एक पॉइंट है जो परीक्षा में पूछा जाता है, तथ्य कह सकते हैं कि पूछे कि सबसे पहले सोने का सिक्का किसने जारी किया, तो हिंद यूनानियों ने जारी किया। सबसे पहले लिखित सिक्का जो है, लेखयुक्त सिक्का जो है, तो उसमें भी आपको हिंद यूनानी ही नाम आ जाएगा जो यहां लिखा हुआ है। इसके बाद सबसे अधिक सोने का सिक्का गुप्त शासकों ने जारी किया था। सबसे अधिक पूछ दे तो गुप्त वंश के शासकों ने यहां जारी कर दिया था। लेकिन सबसे अधिक शुद्ध सोने का सिक्का तो यहां गुप्त नहीं होगा, कुषाण हो जाएगा, कुषाणों ने जारी किया था। भारत में सर्वप्रथम सीसा और प्रोटीन का सिक्का सातवाहनों ने जारी किया था। तो यह सिक्का से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ के लिए है, आगे भी मिलेगा, इसको आपको ध्यान में रखना होगा, परीक्षा में यहाँ से पूछा जा सकता है। उसके बाद है भवन एवं स्मारक। भवन एवं स्मारक से भी हम लोगों को प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है और बहुत सारे स्रोत इसमें हम लोग शामिल कर सकते हैं। जैसे पहला क्या है, राजप्रसाद। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पटना के कुम्हरार में 80 स्तंभ वाला राजमहल का निर्माण कराया था, जो पूछा जा चुका है परीक्षा में, सीडीपीओ के परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। यह 80 स्तंभ पर बना हुआ था। बीपीएससी में पूछा है किसका बना हुआ था, तो लकड़ी का। इसका ज्यादा जो है वह प्रयोग किया गया। देखिए यहां बोल्ड में लिखा हुआ है, यह राजप्रसाद लकड़ी का बना हुआ था। ईंट का भी प्रयोग है लेकिन ज्यादा लकड़ी का। कुछ विद्वान इसको पर्सिपोलिस में जो राजमहल बना है उसके साथ इसकी तुलना जो है वह करते हैं, तो यह ध्यान रखना है। इसके बाद मंदिर निर्माण शैली। भवन एवं स्मारक में हम लोगों का दूसरा पॉइंट हो जाएगा मंदिर निर्माण शैली। 3 प्रकार की शैली आप यहां देख रहे हैं, ABC। एक है नागर शैली। सीधे पूछेगा कि यह कहां लोकप्रिय है, तो उत्तर भारत के क्षेत्र में, हिमालय से लेकर बिंद तक के क्षेत्र में या उत्तर भारत के क्षेत्र में यह प्रचलित है। जैसे पुरी का जगन्नाथ मंदिर, मंदिर दे दिया जाएगा आपको और पूछा जाएगा किस शैली के अंतर्गत बना, तो यह नागर शैली के अंतर्गत। कोणार्क का सूर्य मंदिर, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, यह सब नागर शैली के अंतर्गत बने हैं। बेसर शैली, बिंद से लेकर कृष्णा नदी के बीच के क्षेत्र में, अर्थात मध्य भारत इसको आप कह सकते हैं। उदाहरण है महाराष्ट्र का अमरनाथ मंदिर, यह अभी पीछा नहीं गया बीपीएससी में। द्रविड़ शैली, यह कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी के बीच के क्षेत्र में, अर्थात दक्षिण भारत के क्षेत्र में यह ज्यादा लोकप्रिय था। और गोपुरम, यह बीपीएससी में पूछ दिया गया है, ऊंचे प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है, जो द्रविड़ शैली की विशेषता है। दूसरा है विमान, एक के ऊपर एक मंजिल को विमान की श्रेणी में रखा गया है। अब यहाँ मंदिर आप देख रहे हैं, तो जैसे कांची का कैलाशनाथ मंदिर, यह द्रविड़ शैली का है। तंजौर का राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर, यह द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम उदाहरण है। पहला स्थान पर इसको जो है वह रखा जाता है। जी हाँ, लिखा हुआ है द्रविड़ शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है। इसके बाद भारत में सर्वप्रथम मंदिर का निर्माण जो है वह गुप्त काल में हुआ, तो यह ध्यान रखना है, बहुत बाद में जाकर के मंदिर का निर्माण जो है वह होता है और यह गुप्त काल में होता है। इसके बाद हम लोग शामिल कर रहे हैं विहार। विहार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल, जो परीक्षा में पूछा गया है। इसी विहार शब्द से आगे चल करके बिहार शब्द का जन्म हुआ। इसका निर्माण इसलिए किया गया था ना कि बौद्ध भिक्षु वर्षा ऋतु में घूमते नहीं थे, वह एक स्थान पर रह करके निवास करते थे, तो इसी के लिए विहार या बड़ा बन गया, तो महाविहार का निर्माण जो है वह कराया गया था।
जैसे मैंने यहाँ लिखा है, बिंबिसार ने बेलवन महाविहार और जेत कुमार ने जेतवन महाविहार का निर्माण कराया था। तो बीपीएससी में यह आया नहीं है। विश्व की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय या महाविहार तक्षशिला, राजा तक्ष ने इसका निर्माण कराया था और यहीं पर अध्ययन किए थे कौटिल्य जैसे विद्वान व्यक्ति, और यहीं के प्राचार्य भी वह बने थे। भारत के संदर्भ में पूछेगा, आगे देखते हैं हम लोग। नालंदा महाविहार और विक्रमशिला महाविहार भारत की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय या महाविहार नालंदा विश्वविद्यालय है, जिसका निर्माण गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने कराया था। हम लोग सब कोई जानते हैं कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। यह बौद्ध दर्शन के लिए विख्यात था। इसी में ह्वेनसांग ने 6 सालों तक अध्ययन भी किया था। ह्वेनसांग जैसा विद्वान व्यक्ति नालंदा महाविहार में अध्ययन करता है, वो भी 6 सालों तक। दूसरा प्राचीन विश्वविद्यालय भागलपुर के समीप विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने इसका निर्माण कराया था, जो यहाँ पर है स्पष्ट रूप से। तो निर्माण करने वाले के बारे में भी जानना है, जिसने नष्ट किया उसके बारे में भी जानना है। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी तुर्क मुसलमान ने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। तो यह भी पूछ दिया गया है, मुस्लिम शब्द का मुसलमान शब्द का विकल्प में प्रयोग किया गया। तो इस्लाम धर्म के मानने वाले थे, इन्होंने नष्ट कर दिया। स्तूप, यह भगवान बुद्ध की जब मृत्यु होती है तो उनके पार्थिव शरीर पर ईंट से अर्धचंद्राकार का स्तंभ बनाया गया, जिसको स्तूप हम लोग कहते हैं। 8 भागों में बांट करके बनाया गया था और यह बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं, बौद्ध भिक्षु हैं, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। दिव्यावदान एक पुस्तक है बौद्ध धर्म से संबंधित। वह कहता है कि अशोक ने 84,000 स्तूप का निर्माण कराया, जिसको पुष्यमित्र शुंग ने ध्वस्त कर दिया, जो यहाँ लिखा हुआ है। भले 84,000 नहीं कराया होगा, लेकिन अशोक ने बहुत अधिक संख्या में इसको कराया था। और पुष्यमित्र शुंग वंश के शासक जो हैं, जो ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे,